Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing well and your study is going well. This is Simran. I am working in State Bank of India and मैं आज इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में जो है IBPS क्लरिकल का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था विद 100% एक्यूरेसी के साथ में। यस, अगर आप देखोगे कि मेरे मार्क्स मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी कि मेरा रिजल्ट क्या था और मेरे मार्क्स क्या थे। यहाँ पे अगर हम देखें कि मेरे जो अटेम्प्ट थे वो मैंने अटेम्प्ट किए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में कि यहाँ इंग्लिश में क्या होता है 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस होता है, 30 मार्क्स का होता है। यहाँ पे जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 5.25 है और मेरे जो मार्क्स आए वो 19.25 आया है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि मैथ्स में 35 क्वेश्चंस होते हैं और इसकी जो कट ऑफ थी वो टोटली थी 10.50 और मेरे जो मार्क्स थे वो 27 थे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ में। यस, अगर मेरी एक्यूरेसी खराब हुई है वो सिर्फ इंग्लिश की वजह से हुई है, जो भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है और बाकी का जो अगर देखा जाए यहाँ पे कि मेरा जो हुआ है मैथ्स में वो 100% एक्यूरेसी के साथ में है। 27 मैंने अटेम्प्ट किया तो 27 मैंने मार्क्स गेन किया। उसके बाद में जो है यहाँ पे रीजनिंग के लिए देखेंगे कि रीजनिंग में 35 क्वेश्चन में से मैंने जो कट ऑफ है वो 11.75 है और मैंने जो गेन किया है मार्क्स वो है 34। ऐसे करके हम देखेंगे तो टोटल 80.75 है और कट ऑफ से आप देखेंगे कि मेरे कुछ नंबर ही ज्यादा है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? वो क्लैरिकल का जो होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि आपका पेपर थोड़ा सा इजी होता है बट अटेम्प्ट आपकी ज्यादा होने चाहिए। मतलब पीओ में क्या होता है कि अगर 55-60 आप कर रहे हो तो कट ऑफ इसके आसपास जाता है, बट क्लैरिकल में थोड़ा ज्यादा मैंने अगर कोई भी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हो या फिर कोई भी कैंडिडेट जो एग्जाम क्वालिफाई करता है उससे एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले उनको अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं है कि आप बिना स्ट्रैटेजी बनाए आप एग्जाम में जा रहे हो और आप पेपर दे रहे हो, क्वालिफाई भी कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जो है 5 से 10 लाख लोग बैठते हैं और पोस्ट हमारी जो होती है वहाँ पे 4 से 5 हजार की पोस्ट होती है। तो किस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी थी कि आई होप मेरी स्ट्रैटेजी आप सभी लोगों की हेल्प करे अपना एग्जाम क्वालिफाई करने में। इससे पहले मैंने एग्जाम दिए थे, काफी एग्जाम्स में मैं फेल भी हुई थी। उसके बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रैटेजी होनी होती है। तो इस तरीके से मैंने ये कैसे किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश सेक्शन के बारे में। इंग्लिश में मैं क्या करती थी कि यहाँ पे इंग्लिश जो अगर नॉर्मल हम पढ़ते आते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो सबसे पहले मैं अगर देखूँ कि मैं हमेशा रीडिंग किया करती थी, बुक्स रीड किया करती थी और न्यूज़पेपर रीड किया करती थी। और जब मैं अगर मॉक टेस्ट देती थी तो मॉक टेस्ट में ऐसा नहीं होता था कि मैं मॉक टेस्ट दे दिया उसका एनालाइज नहीं करती थी, उसके बाद में उसका एनालाइज करती थी। मॉक टेस्ट में जो वॉकेब होती थी, वॉकेब के लिए मैं अलग से नोट्स बनाती थी, वो नोट्स राइट करती थी और उनका जो है डेली यूजेस में जो है मैंने यूज़ किया करती थी कि जब मैं कोई भी सेंटेंस बोल रही हूँ या कुछ भी है या मैंने कहीं भी कुछ भी ऐसा वर्ड देखा कि जो मैंने पढ़ा हुआ लग रहा है या फिर कुछ नया है तो मैं उसको राइट कर लिया करती थी। तो इससे क्या होता था कि एक तरीके से आपकी जो इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है वो भी बढ़ने लगता है और जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा ना तो आप शायद उसको क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथ सेक्शन के बारे में। मैथ्स मेरा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वीक था, फिर मैंने अगर देखा जाए कि वहाँ पे कि वीक है और मैं ये सोचती थी अर्थमेटिक मोस्टली मेरा वीक था, स्पीड में DI है तो सब तो फिर भी मैं कर लिया करती थी। बट मैंने देखा कि नहीं, अर्थमेटिक जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक DI पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है और 10 से 15 मार्क्स जो अर्थमेटिक के आते हैं वो भी आप नहीं ले सकते हो और 10 से 15 मार्क्स आप मैथ्स में लैग कर रहे हो तो आप बहुत लोगों से पीछे जा रहे हो। तो सबसे पहले मैंने फोकस किया अर्थमेटिक पे मैंने फोकस इतना किया कि मैंने जो है देखा जाए तो 2 महीने मैंने बहुत से मॉक लगाए, उसमें अर्थमेटिक इतने सारे क्वेश्चंस किए, ऑफलाइन बुक्स भी लिया, सब कुछ लिया मैंने और मॉक लगाए। उसके बाद में मेरी स्ट्रैटेजी क्या होती थी जब मैं एग्जाम अटेम्प्ट करने जाती थी कि जैसे मुझे पता है कि अर्थमेटिक मेरा थोड़ा सा वीक है, स्पीड मैथ मेरा अच्छा है, नंबर सीरीज मेरा अच्छा है, सिंप्लीफिकेशन भी मुझसे हो जाता है, DI हो जाता है। जो अगर मैं एग्जाम पेपर देना जाती थी ना, मेन एग्जाम, और इवन मैं मॉक टेस्ट भी लगाती थी तो ये जो मॉक टेस्ट वाली स्ट्रैटेजी होती थी वही मेरी जो है एग्जाम में होती थी। क्योंकि अगर मैं मॉक टेस्ट लगाती थी मुझे पता चलता था कि किस चीज़ में मैं लैग कर रही हूँ, किस चीज़ में मैं वीक हूँ, किस चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ। उस चीज़ को नोट डाउन करके उस पर फोकस किया करती थी कि मैं जब अगर मेन एग्जाम में भी जा रही हूँ तो इसी तरीके से मैं उस पर जो है अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगी। तो किस तरीके से होता था कि मैं अगर मैथ्स का सेक्शन खुल रहा है तो सबसे पहले मेरा जो फोकस होता था वो होता था सिंप्लीफिकेशंस की। सिंप्लीफिकेशंस क्या होते हैं, थोड़े से इजी होते हैं और अगर 4 से 5 अगर सिंप्लीफिकेशंस आप जो है बैक टू बैक सॉल्व किए जा रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो होता है आपका यहाँ से यहाँ होने लगता है।
फिर अगर 5 सिंप्लीफिकेशन करते हो, सिंप्लीफिकेशन ऐसे ईजी होते हैं कि वो आपसे हो भी जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि हमारा नंबर सीरीज होता है, नंबर सीरीज भी जो होता है, अगर 5 या 4 या 5 होता था, उसमें से 5 भी हो जाते थे, कभी कभी 4 भी हो जाते थे, कभी कभी एक नंबर सीरीज होता था कि वो अटक जाता था। बट कोई नहीं, वो होने के बाद में मेरा होता था कि अब थर्ड मुझे जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती थी, 5 क्वेश्चंस आते थे, वो बहुत ईजी होते थे अगर क्लैरिकल में देखूँ तो वो अटेम्प्ट करने के बाद में उसके बाद में आती थी मैं डीआई पे। और डीआई का भी मेरा जो है सॉल्व करने का एक ट्रिक होता था कि किस तरीके की डीआई मुझे जो है मॉक टेस्ट में जब मैं अटेम्प्ट करती थी तो किस तरीके की डीआई मुझे इजी लगती थी, किस तरीके की टफ लगती थी। वो जो बार वाली होती है मुझे डीआई वो बहुत अच्छी लगती थी कि उसमें मेरे नंबर भी आते थे। और जो टेबुलर वाली कई बार डीआई होती थी मुझसे नहीं होती थी, और कैसलेट डीआई होती है वो भी मुझसे नहीं होती थी, होती थी लेकिन उसमें टाइम लगता था। तो मेरी स्ट्रैटेजी होती थी जो डीआई मुझे अच्छी लगती है सबसे पहले मैं उस डीआई को चूज करूँ। 2 डीआई होती है, 10 से 15 मार्क्स जो है आपको डीआई में मिलते हैं। तो मेरा यूँ होता था कि सबसे पहले मैं डीआई को जो है पकड़ूं और जो क्वेश्चंस करूं। समटाइम ऐसा होता था कि एक डीआई की 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाते हैं और एक क्वेश्चन तो ऐसा होता ही होता है कि वो फंस जाता है। तो वहां पे देखते पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन हमसे होगा लेकिन थोड़ा लेंथी है और हमसे टाइम लगेगा, तो मैं उसको स्किप कर दिया करती थी कि कोई नहीं, अगर टाइम बचेगा तो बाद में देखेंगे, और जो आगे की डीआई होती है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद में बची अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में भी क्या होते थे कि कई क्वेश्चंस होते जैसे प्रॉफिट लॉस होती थी, मुझे अच्छा लगता था, मिक्सचर एलिगेशंस के क्वेश्चन अच्छे लगते थे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं मैं सबसे पहले अटेम्प्ट किया करती थी। उसके बाद में जो बाकी मैंने बचा उसके बाद में जो टाइम बचता था तो उसको कर लिया करते, मतलब जो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते थे, जिस क्वेश्चंस में मैं जल्दी कम टाइम लेती थी और जल्दी कर लिया करती थी, वो सबसे पहले अटेम्प्ट करती थी। कि ऐसा क्या होता है कि जो हमारे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं और जो हमारी फेवरेट ट्रिक होती है उसके साथ में अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जल्दी जल्दी होने लगते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है यहाँ से यहाँ हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल आपका एग्जाम में जो हाई रहता है तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस भी जो है इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप काम रह के उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। उसके बाद में हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में भी क्या होता था कि पजल को मैं हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करती थी, और आई होप कि आप सभी लोग जो है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि कई बार पजल ऐसी होती है कि दिखने में तो जो होती है अच्छी होती है, दिखने में शायद 3 या 4 लाइन की होती है, बट वो इतना फंसा देती है ना कि फर्स्ट आपने स्क्रीन ओपन किया और ऐसा होता है कि स्क्रीन ओपन कहते पहले पजल ही आती है, 99% टाइम ऐसा पजल आती है। और अगर आप पहले पजल पे देखा कि आपने खाली 3 लाइन हो, 3 लाइन में मैं पजल कर लूंगी, तो ऐसा नहीं होता कि कई बार वो 3 लाइन वाली पजल भी जो फंस जाती है। तो मेरी ये होता था कि जब तक स्किप किया जो जब तक कई बार होता था कि 3 डीआई 2 डीआई बैक टू बैक आते थे, स्किप मतलब 10 से 15 क्वेश्चन में स्किप कर देती थी। इसके बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि आप जब स्किप कर रहे हो ना, कईयों का कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज हो जाता है कि मैंने 15 क्वेश्चंस जो स्किप कर दिए, इसका मतलब मैं अब मेरा जो है सिलेक्शन नहीं होना। नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट लगता है, 1 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगता है स्किप करने में। ऐसा होता था कि अगर फर्स्ट स्क्रीन ओपन किया, पहला क्वेश्चन अगर आपका पजल का है ना, तो डायरेक्ट मैं जो है 6 क्वेश्चन पे जाती थी कि मुझे पता है कि 5 जो क्वेश्चन है वो पजल के होंगे। 6 पे भी अगर पजल होती थी तो मैं डायरेक्ट 11 पे जाती थी, 11 पे क्लिक करती थी, क्योंकि मेरा जो ये 6, 7, 8, 9 का ये टाइम बचता था। अगर 11 पे कोई और क्वेश्चन है वो मैं अटेम्प्ट किया करती थी। और मेरा ये होता था कि अगर ब्लड रिलेशन है आपके पास में, इनइक्वालिटीज है आपके पास में, या फिर कोई भी अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन है वो कर लिया करती थी। और कई बार होता है वो जो सीरीज होती है जिसमें नंबर और जो सिंबल वगैरह ये सब आते हैं, उनके 5 क्वेश्चंस होते हैं, वो कर लिया करती थी। कई बार जो होता है ये सब मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस होते थे, वो मैं सारे किया करती थी। पजल को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया करती थी। और सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने का भी मेरा एक अच्छा तरीका होता था कि मुझे पजल एक्चुअली मुझे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अगर रीजनिंग में देखा जाए तो पजल इतनी ज़्यादा फेवरेट थी कि मैं हमेशा जब भी अगर बैठती थी, सबसे फेवरेट पजल जो होती थी मेरी वो होती थी सर्कल वाली, और होती थी बिल्डिंग वाली जिसमें 7 फ्लोर है, 8 फ्लोर है, वो वाली। मतलब उस एग्जाम में मैं सबसे पहले ढूंढती थी कि अगर कोई फ्लोर वाली पजल हो तो वो कहाँ है। मैं वो जाके, जैसे मैंने फर्स्ट पे क्वेश्चन टिक किया, स्क्रीन ओपन हुई तो मुझे दिखा कि फ्लोर वाली है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में मैं डायरेक्ट फर्स्ट पे जाया करती थी। वो जो फ्लोर वाली होती थी उसको फिनिश करती थी और वो मुझसे हो भी जाती थी और कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता था। उसके बाद में मेरा देखता था कि सर्कल वाली कौन सी है। सर्कल वाली जो होती थी वो मैं पहले अटेम्प्ट किया करती, उसके बाद में जैसे जैसे मुझे कंफर्टेबल होता था मैं वैसे ही अटेम्प्ट किया करती थी। ऐसा नहीं
कि मुझे जो है मैंने 10-15 क्वेश्चन स्किप कर दिए, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगी। बट मुझे पता है कि 15 क्वेश्चन अगर मैंने स्किप किए हैं तो वो बहुत कम टाइम में अगर मैं उनको सॉल्व भी कर लेती ना, मुझे ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि पजल में एक्चुअली लगता है ज़्यादा टाइम कम। कई बार तो हमें ऐसा लगता है जैसे मुझे लगता है कि मैं बिल्डिंग वाली पजल बना लेती थी, बट बिल्डिंग वाली पजल में मुझे टाइम लग जाया करता था। बट मुझे लगता था कि मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे लूँगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा होता था। और ये सब स्ट्रैटेजी मैं कैसे बनाई मैंने कि उससे पहले मैंने एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा मॉक दिए थे। और ऐसा नहीं कि मॉक मैंने खाली एक साइड के दिए थे, बहुत से मॉक दिए थे, अड्डा के भी थे, टेक्स्ट बुक के भी थे और अफेयर क्लाउड्स के भी थे मेरे, और स्मार्ट कीड़ा के भी थे। ये सारे इतने सारे मॉक थे कि ऐसे देती थी कि मैं एक दिन में अगर 3 से 4 मॉक मैं दिया करती थी। और इन 3 से 4 मॉक में भी जो है जैसे सपोज कि 3 मॉक दे रही थी, तीनों मॉक जो है मेरे अलग अलग साइड के होते थे। ये नहीं होता था कि मैं अड्डा के मॉक टेस्ट दे रही हूँ उसमें मेरा 100 परसेंटाइल आ रहा है, मेरी जो रैंक भी होती थी उसमें टॉप 10 में आ जाती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंफर्ट हो जाऊँ कि मेरी टॉप 10 में रैंक आ रही है तो शायद ये बेस्ट होगा, नहीं। अड्डा के हम देते देते कई बार क्या होता है कि हमारा जो फॉर्मेट होता है वो हमें याद हो जाता है कि अब इसके बाद में ये क्वेश्चन आएगा, इसके बाद में ये क्वेश्चन आएगा। इस चक्कर में हम थोड़ा सा कंफर्ट हो जाते हैं, और कंफर्ट होने के चक्कर में जो है हमारा कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है और ये हो जाता है। और एग्जाम में इसका अपोजिट होता है। एग्जाम में जैसे अड्डा में जो स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर सीरीज आ रही है, कुछ आ रहा है, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको अर्थमेटिक ओपन करा देगा और कंटिन्यू बैक टू बैक जो 10 से 15 क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक के ही होंगे। फिर आप उसको स्किप करते जाओगे तो आपको थोड़ा टेंशन भी होगा। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी होता था कि एग्जाम के 10 दिन पहले मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दूंगी। और मॉक टेस्ट भी इस तरीके से नहीं कि अगर मैंने 3 साइट के मॉक टेस्ट दिए, 3 ऐप के मॉक टेस्ट दिए हैं तो खाली मेरा काम है मॉक टेस्ट देना, नहीं। उन मॉक टेस्ट को देने के बाद में उनको अच्छे से एनालाइज करना। मेरा अर्थमेटिक वीक था, अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक वीक था, CISI मेरा वीक था तो उसको मैं लास्ट में अटेम्प्ट करती थी। पजल मेरी थी, मुझे जो बिल्डिंग वाली पजल थी वो मुझे अच्छी लगती थी, मैं सबसे पहले अटेम्प्ट पजल में किया करती थी। उसके बाद में ये सारी स्ट्रैटेजी मुझे तब पता चली है जब मैं इतने सारे मॉक दिया करती थी और मुझे पता ही नहीं मैंने कितने मॉक दिए हैं। मुझसे पूछा जाता है कि आपने कितने मॉक दिए, मुझे नहीं पता कितने मॉक दिए। कई बार मेरे पास में अगर 1 घंटा होता था, ठीक है, तो मैं उसमें भी मॉक दे लिया करती थी। कुछ पढ़ने से बेस्ट होता है कि मैं मॉक दे लिया करती थी। ये सब होता था मेरे पास में और इसीलिए मैंने स्ट्रैटेजी ये सारी फॉलो की है। और सबसे अच्छी बात मेरी ये थी कि मैंने अगर मॉक टेस्ट दिया है, अगर मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट भी मेरा दिया है ना, तो मैंने एक अपने पेज पे नोटबुक में जो है फर्स्ट मॉक टेस्ट किस तारीख को दिया है और कितनी परसेंटाइल के साथ में मेरा कितने मार्क्स आए, मैंने सारे नोट डाउन किए थे। मैंने स्टार्टिंग से मैंने ये जो है सीरीज फॉलो की थी और जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक मैं ये करती हूँ। और आज भी अगर मैं मॉक टेस्ट देती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं अपने मार्क्स लिखती हूँ, अपनी परसेंटाइल लिखती हूँ। इससे क्या होता है कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि कैसे हमारी परसेंटाइल और हमारे मार्क्स इंप्रूव होते जा रहे हैं। तो उसको कंपेयर करने के लिए क्या होता है कि मैं अगर फर्स्ट पे जाऊँ और आज से अगर मैंने 20-30 मॉक दे लिए हैं तो उसके कंपेयर में क्या होता है कि अगर मैं फर्स्ट मॉक यहाँ दे रही हूँ तो मेरा जो है बाकी का मॉक इधर आ रहा है। उसको कंपेयर करने में जो आपको पता चल जाता है कि नहीं आपने इंप्रूवमेंट किया है और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी जो होता है वो बूस्ट होता है। और ये चीज़ें जो होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको लगता है क्या ही लिखना, इतने ज़्यादा मार्क्स तो है नहीं, इतने अच्छे मार्क्स तो है नहीं, मैं खुद डिसअपॉइंट हूँ मेरे मार्क्स से, और ये सब ऐसा नहीं होता है। आज भी डिसअपॉइंट हो बट आगे के अगर 20-30 मॉक देने के बाद में आप अपने कंपेयर करोगे तो यू शुड बी प्राउड। आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि नहीं मैंने कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट किया है। ये सब चीज़ें थी। ये मेरा था कि मैंने कैसे फिर 100% एक्यूरेसी के साथ में मैंने क्लैरिकल का एग्जाम क्वालिफाई किया। और इससे पहले जो था IBPS PO का भी था, वो PO वाला भी एग्जाम मैंने क्लियर किया था और ये भी था। इसके बाद में बैक टू बैक मेरे मेंस भी थे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। किसी को क्या करना पसंद है, किसी को पहले क्या करना, बट कईयों का है कि मैं पहले पजल कर लेता हूँ। बट ये गलत नहीं है कि अगर आप पहले पजल अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो भी ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप मॉक टेस्ट में जो है पहले लास्ट में पजल अटेम्प्ट कर रहे हो और मेन एग्जाम में जब जा रहे हो आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने तो इतनी तैयारी की है, मेरे मॉक टेस्ट में 100% आता था, मैं टॉप 10 में आता था। इस चक्कर में आप वो स्ट्रेटेजी भूल के आप ओवर कॉन्फिडेंस होकर पहले पजल अटेम्प्ट कर देते हो और पहली पजल में अटक गए तो वो कॉन्फिडेंस हमारा इतना लूज होता है कॉन्फिडेंस कि हम उसको चाहकर भी, वो टाइमर चल रहा होता है, वो माहौल ऐसा होता है, वो पेपर और वो बैक टू बैक हम स्किप करते जाते हैं तो हमारा दिमाग इतना खराब हो जाता है और हम वहीं पे डिप्रेस हो जाते हैं और आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। इवन हमें तो क्वेश्चन भी नहीं समझ में आता। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने में भी नहीं समझ में आता कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ये सब कर दिया करते हैं।
तो ये चीज़ें हैं। लास्ट के अगर आप 10 दिन जा रहे हो तो लास्ट के 10 दिन आई होप कि आप सभी मॉक दे रहे होंगे, उसका अच्छे से एनालाइज कर रहे होंगे। इस टाइम को, ये जो टाइम होता है लास्ट के, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है। इसको अगर टाइम को अगर आप जो है मैनेज कर लोगे, इसमें अपनी फीलिंग्स को और अपनी सारी स्ट्रैटेजी को जो मैनेज कर लोगे, तो आपका सिलेक्शन, आप चाहे पहले 1 महीने पहले कुछ भी करते हो, अगर आप अभी कर रहे हो तो आपका ये सिलेक्शन पक्का करवा सकती है। और मेरा ये सिलेक्शन अगर मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ में अगर किया है तो वो यही था कि मैंने अपनी लास्ट 10 दिन की स्ट्रैटेजी में हर एक डिस्ट्रैक्शन से दूर रहती थी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी से बात करना हो, जो कुछ मैं अकेली रहती थी। मुझे अकेले रहना अच्छा लगता था, क्योंकि अगर मैं किसी से बात करती थी तो मैं डिस्ट्रैक्ट होती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, कि मैं ही डफर हूँ, मुझसे ही नहीं हो रहा। तो इस चक्कर में मैं अकेली रहती थी, मुझे अकेला रहना पसंद था और ये सारा स्ट्रैटेजी बना के मैं अपना फॉलो किया करती थी। तो आई होप आप सभी को जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और एग्जाम में वही इंप्लीमेंट कीजिए, आप फॉलो करते हैं वैसा फॉलो करना। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में बाय बाय।